अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अकील अहमद, आपका फिजिक्स टीचर द लर्निंग कॉन्सेप्ट एकेडमी से। आज हम बात करने जा रहे हैं असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट के बारे में। प्रीवियसली हम अनसर्टेनिटी सीख चुके हैं कि अनसर्टेनिटी क्या है, कि हमारी मेजरमेंट के अंदर जो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी पाई जाती है दैट इज इक्वल टू द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब हम वैल्यूज को मेजर करने के बाद जब किसी फार्मूला के अंदर पुट करते हैं तो वहां पे हमें इन मेजर्ड वैल्यू को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। इसके अलावा समटाइम हमें किसी मेजर्ड वैल्यू की पावर लेनी होती है और इसके अलावा हमें एवरेज भी निकालनी पड़ती है। इस तरह से हमें और भी मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है वो मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर करने पड़ते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा फाइनली आने वाला जो रिजल्ट है उसमें कितनी अनसर्टेनिटी पाई जाती है, उस चीज के बारे में आज हम सीखेंगे कि उस फाइनल रिजल्ट में आने वाली टोटल अनसर्टेनिटी है वो कितनी होती है या उसको हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फाइनल रिजल्ट में पाई जाने वाली अनसर्टेनिटी को हम पहले डिफाइन करते हैं। इट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द फाइनल रिजल्ट। टू evaluate the likely uncertainties in all the factor involved in the calculation, the maximum possible uncertainty or error in the final result can be found by using the following rules। अब हम रूल्स की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मतलब कि जब हम मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ऐसे सिचुएशन में हमारा फाइनली हासिल होने वाला जो रिजल्ट है उसमें कितनी अनसर्टेनिटी पाई जाती है। उसके लिए हम यहाँ पे इस रूल को पहले डिफाइन कर लेते हैं। व्हेन टू क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, द एब्सोल्यूट एरर और अनसर्टेनिटीज in the final result is the sum of the absolute error or uncertainty in the individual quantities। मतलब कि जब हम फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐसी सिचुएशन में उन मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज या एब्सोल्यूट एरर्स जो हैं वो एड अप हो जाते हैं, जो कि हमारी इंडिविजुअल फिजिकल क्वांटिटी के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे इसको प्रूफ करते हैं कि किस तरह से अगर हम दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो उनकी अनसर्टेनिटी जो है वो फाइनल रिजल्ट में ऐड हो जाती है। फॉर टू फिजिकल क्वांटिटीज A and B, we have measured value A plus minus delta A and B plus minus delta B, where delta A and delta B are their absolute errors और द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज। यानी कि ये हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटी है, एक का नाम A है जबकि दूसरे का B है, और उन फिजिकल क्वांटिटी की मेजर्ड की गई वैल्यू में हमारे पास जो अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है वो है डेल्टा A एंड डेल्टा B। लेट से कि हम इन दो फिजिकल क्वांटिटी को आपस में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि A में से B को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अब हम वैल्यूज को जो है वो पुट कर देते हैं। A की वैल्यू हमारे पास A प्लस माइनस डेल्टा A और B की वैल्यू हमारे पास B प्लस माइनस डेल्टा B। जबकि जो फाइनल रिजल्ट आएगा हमारे पास, लेट से हम उसे Z कह देते हैं, जबकि उसमें पाई जाने वाली जो अनसर्टेनिटी होगी उसको हम डेल्टा Z कह देते हैं, जिसकी वैल्यू बेसिकली हम मालूम करने जा रहे हैं। जब हम इन ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा A माइनस B, मतलब ये A और ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया A माइनस B, जबकि ये प्लस माइनस डेल्टा A एज इट इज आ गया, और ये माइनस जब इस प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस आ जाएगा आपके पास। इसके बाद A माइनस B हमारा किसके बराबर है, Z के, तो इसकी जगह पे हम Z पुट कर देते हैं और इन दोनों में से प्लस माइनस को कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ पे जो है वो प्लस माइनस और माइनस प्लस जो है वो बेसिकली एक ही है, तो इसलिए ये कॉमन लिए जा सकते हैं। तो हमारे पास डेल्टा A प्लस डेल्टा B आ गया। अब यहाँ पे देखें Z जो है वो दोनों साइडों पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो है वो प्लस माइनस डेल्टा Z और इधर प्लस माइनस डेल्टा A प्लस डेल्टा B। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई के बाद यानी कि ये प्लस माइनस जो है वो कैंसिल हो गए, तो हमारे पास डेल्टा Z की वैल्यू आ गई डेल्टा A प्लस डेल्टा B, जो कि इस चीज के बारे में हमें बता रहा है
कि जो डेल्टा z है दैट इज द सम ऑफ द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ द अनसर्टेनिटीज ऑफ इंडिविजुअल क्वांटिटीज। इसको कुछ यूं कह सकते हैं कि अनसर्टेनिटी इन z is equal to absolute uncertainty in A plus the absolute uncertainty in B। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से भी देखते हैं। The distance x determined by the difference between two separate position measurements। अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास x1 जो कि 10.5 प्लस माइनस 0.1, 0.1 जो है वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है इस मेजरमेंट में, जबकि x2 आपके पास है 26.8, जबकि 0.1 इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। अब हम इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, यानी कि लेट्स से कि ये हमारी फाइनल पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन है, तो हम इन दोनों के दरमियान डिस्प्लेसमेंट को जो है वो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो x इक्वल टू x2 माइनस x1, वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं। 26.8 प्लस माइनस 0.1 और 10.5 प्लस माइनस 0.1। अब यहाँ पे फर्दर सिंप्लीफिकेशन में जब हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो 26.8 और 10.5 आपस में सब्ट्रैक्ट, जबकि ये जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है हमारे रूल के मुताबिक ये एड अप होंगी, तो 0.1 प्लस 0.1, तो फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट आ जाता है इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद 16.3, जबकि ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी एड अप होके 0.2। मतलब ये हुआ कि हमारा जो डिफरेंस आया है दोनों पोजीशन के दरमियान उसमें पाई जाने वाली जो अनसर्टेनिटी है वो अब 0.2 सेंटीमीटर होगी। सेम सिचुएशन कि अगर हम इन नंबर्स को ऐड भी करेंगे तो तब भी हमने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ऐड ही करना है। नेक्स्ट रूल है जी हमारा फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। रूल क्या है जी, व्हेन टू क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाई और डिवाइड द परसेंटेज एरर और अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट is the sum of the percentage error or uncertainties in the individual quantities। जब हम measured physical quantity को multiply या divide करेंगे तो ऐसी सिचुएशन में उनकी fractional या percentage uncertainties जो है वो add up होंगी। इसके अलावा हम इस रूल को कुछ यूं डिफाइन कर सकते हैं, when two quantities are multiply or divide the fractional error or uncertainties in the final result is the sum of the fractional error or uncertainties in the individual quantities। और यहाँ पे हम इसको प्रूफ भी कर लेते हैं। Suppose two physical quantities A and B have measured value A plus minus delta A, B plus minus delta B respectively, where delta A and delta B are their absolute errors। Let Z is equal to A into B, मतलब कि हम A और B को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास z आता है। तो अब यहाँ पे उसी तरह से हम वैल्यूज को पुट कर रहे हैं और पुट करने के बाद इन ब्रैकेट्स को जब ओपन करेंगे तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो बारी बारी एक दूसरे से मल्टीप्लाई होके हमारे पास जो फाइनली आ जाएगा ए बी प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी, और डेल्टा बी इससे मल्टीप्लाई होगा तो बी इंटू डेल्टा ए, और इसी तरह से डेल्टा ए और डेल्टा बी मल्टीप्लाई होंगे तो डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। अब हमने क्या करना है, डिवाइडिंग लेफ्ट हैंड साइड बाय z एंड द राइट हैंड साइड बाय ए बी वी हैव, यानी कि हम दोनों साइडों पे क्या करेंगे z और ए बी, क्योंकि z जो है वो ए बी के बराबर है, तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे z से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी z था, z जब z से डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा, और डेल्टा z ओवर z, और इधर आप यहाँ पे बेसिकली ए बी था तो ए बी से डिवाइड होने के बाद 1, और यहाँ पे जब ए बी इंटू ए था तो ए से कैंसिल हो जाएगा, नीचे बी आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस डेल्टा ए ओवर ए, तो यहाँ पे क्या हुआ कि बी से कैंसिल हो गया और डेल्टा ए ओवर ए आ गया, और यहाँ पे आपके पास प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी ओवर ए भी आ गया। अब यहाँ पे 1 और ये 1 कैंसिल हो गए, हमारे पास जो टर्म बचेंगी वो ये बच जाएंगी। तो इसमें अगर आप देखें तो ये क्या है, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन बी एंड दैट इज द फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन ए and that is the fractional uncertainty in our final result। तो in that case प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास ये जो टर्म है डेल्टा ए डेल्टा बी और ए बी, इसको हम यहाँ पे निगलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि डेल्टा ए और डेल्टा बी की वैल्यू जो है बहुत स्मॉल है एज कंपेयर टू ए एंड बी, तो इन दैट केस हम इस वैल्यू को निगलेक्ट कर देंगे।
तो हमारे पास फाइनली जो आंसर आ जाएगा, जो कि हमें क्या बता रहा है, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन Z इज इक्वल टू द फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन A प्लस फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन B। इसी तरह से अगर हम इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी की फॉर्म में इसको लिखें तो दोनों साइडों पे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन Z इज इक्वल टू द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन A प्लस द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन B। अब हम इसी तरह से इसको जो है वो क्वोशंट रूल को भी देख लेते हैं। उसी तरह से हम दो फिजिकल क्वांटिटीज और उनकी वैल्यूज जो हैं और उसमें पाई जाने वाली अनसर्टेनिटीज को सेम उसी तरह से शो कर रहे हैं। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, z जो कि a को b से डिवाइड करने से हासिल होगा, तो सेम वही वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे और इसके बाद हम नीचे वाली टर्म से b को कॉमन लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या रह जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा b ओवर b। अब ये वाला फैक्टर जब ऊपर आएगा तो इसकी पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम, और बाइनोमियल थ्योरम में हम क्या कर रहे हैं कि जो हायर टर्म्स हैं उसको हम निगलेक्ट कर रहे हैं और सिर्फ पहली दो टर्म्स जो है वो कंसीडर कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, उसी तरह से बारी बारी तमाम टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद इनको हम क्या करेंगे कि आखिरी वाली टर्म जो है वो उसी तरह से हमारी जो है वो निगलेक्ट हो जाएगी, क्योंकि ये डेल्टा ए और डेल्टा बी की वैल्यू स्मॉल है, तो इनका मल्टीपल जो है वो मजीद स्मॉल हो जाएगा। तो अब आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे देखें ए ओवर बी एज इट इज आ गया, और यहाँ पे ये ए ओवर बी इंटू डेल्टा बी ओवर बी एज इट इज आ गया, जबकि डेल्टा ए ओवर बी हमारे पास एज इट इज आ गया, और आगे वाली टर्म ये हमारी निगलेक्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि डिवाइडिंग लेफ्ट हैंड साइड बाय z एंड राइट हैंड साइड बाय a ओवर b एंड सिंप्लीफाइंग वी हैव, क्या है कि इधर हमने z से डिवाइड कर दिया और इधर हमने a b से डिवाइड कर दिया तमाम टर्म्स को। अब यहाँ पे देखें ये z से कैंसिल, ये a b से कैंसिल, और इस तरह से यहाँ पे भी ये a b इस a b से कैंसिल, और यहाँ पे हमारा b b से कैंसिल हो जाएगा। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा z ओवर z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा b ओवर b और प्लस माइनस डेल्टा a ओवर a। और यहाँ से भी ये 1 जो है वो कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास फाइनली ये टर्म्स बच जाएंगी, और इस तरह से प्लस माइनस दोनों साइडों से कॉमन आके कैंसिल, हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा कि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन z इज इक्वल टू द सम ऑफ द फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटीज। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन z इज इक्वल टू फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन a प्लस द फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन b। तो ये सेम रिजल्ट है जो कि हमें मल्टीप्लिकेशन की सूरत में भी मिला था। इसी तरह से अगर हम इसको परसेंटेज अनसर्टेनिटीज की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई, तो फाइनली हमारे पास सेम रिजल्ट वही आ जाएगा, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन z इज इक्वल टू द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन a प्लस द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन b। अब हम इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। द मैक्सिमम पॉसिबल अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R of a conductor determined from the measurement of potential difference V, which is equal to 5.2 plus minus 0.1 volt, and resulting current I is equal to 0.84 plus minus 0.05 एम्पेयर। मतलब कि हमें कहा गया कि जी R निकालना है आपने, और इसमें पाई जाने वाली मैक्सिमम पॉसिबल अनसर्टेनिटी जो है वो आपने कैलकुलेट करनी है, जबकि R डिपेंड कर रहा है V और I के ऊपर। तो हमारे पास R को कैलकुलेट करने का फार्मूला जो कि रेजिस्टेंस है, विच इज इक्वल टू वोल्टेज ओवर करंट, हमने वोल्टेज और करंट की वैल्यू को पुट करके यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। अब हमने नेक्स्ट मालूम करना है परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द वोल्टेज, जिसमें हम क्या करेंगे कि उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को मेजर्ड वैल्यू से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय 100, तो दैट इज 2%। सेम उसी तरह से हमने करंट की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है, तो उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को हम मेजर्ड वैल्यू से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसमें जो पाई जाने वाली परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी जो कि 6% है। अब टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन R क्या होगा, क्योंकि हमने V और I को डिवाइड किया है, इनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज जो है वो एड अप हो जाएंगी। एड अप होने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है 8%, मींस के R के अंदर जो पाई जाने वाली अनसर्टेनिटी है वो
8% है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ इस R की कैलकुलेटेड वैल्यू का हम 8% जो है वो कैलकुलेट करेंगे, जो कि हमारे पास 0.5 ओम आता है, एंड दैट विल बी द अनसर्टेनिटी इन R एज वेल। तो हम इसको लिख सकते हैं R इज इक्वल टू 6.2 प्लस माइनस 0.5 ओम। अच्छा जी, अब इसी एग्जाम्पल को हम अल्टरनेटिंग वे से देखते हैं। उसी तरह से हम R की वैल्यू निकालेंगे। जैसा कि V और I आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका मतलब है अगर हमें R की फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है तो वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ द फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी ऑफ V एंड I। तो इस फॉर्मेट में हमने लिख दिया कि डेल्टा R ओवर R फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन R इज इक्वल टू फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन V प्लस द फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन I। अब ये ऑलमोस्ट हमारे पास सारी वैल्यूज मौजूद हैं एक्सेप्ट डेल्टा आर। तो हम इसमें वैल्यूज को पुट कर देते हैं और इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो फाइनल अनसर्टेनिटी आती है वो 0.5। तो हमारे पास आर की अनसर्टेनिटी आ गई 0.5। नेक्स्ट, एरर ऑफ एन एक्सपोनेंट और द पावर। अगर हमारी मेजर्ड वैल्यू की कुछ पावर है तो ऐसी सिचुएशन में पावर लेने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आता है उसमें पाई जाने वाली अनसर्टेनिटी क्या होगी। द रिलेटिव एरर इन अ फिजिकल क्वांटिटी रेज्ड टू द पावर p is the p times the relative error in the individual quantities। मतलब क्या है कि पावर के केस में हमें क्या करना होगा कि जिस क्वांटिटी को हमने मेजर किया है उसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को या परसेंटेज अनसर्टेनिटी को हम पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास उस फिजिकल क्वांटिटी की पावर की सिचुएशन में एग्जिस्ट करने वाली अनसर्टेनिटी आ जाएगी। उसको हम यहाँ पे थोड़ा सा प्रूफ भी कर लेते हैं। सेम उसी तरह से हम एक वैल्यू a कंसीडर कर रहे हैं और उसमें पाई जाने वाली अनसर्टेनिटी जो है वो डेल्टा a है, जो कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। अब इस सिचुएशन में हमें मालूम करना है z, जो कि है a रेज टू पावर p, ठीक है, और p जो है हमारे पास कांस्टेंट पावर है। अब उसी तरह से वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो कुछ यूं सिचुएशन बन जाएगी। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि a को कॉमन ले रहे हैं। जब a कॉमन लेंगे तो अपनी पावर के साथ जो है वो कॉमन आएगा और अंदर हमारे पास 1 प्लस माइनस डेल्टा a ओवर a होल पावर p आ जाएगा। डिवाइडिंग लेफ्ट हैंड साइड बाय z एंड द राइट हैंड साइड बाय ap एज z इज इक्वल टू ap एंड अप्लाई बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, दोनों साइडों में हम z से और AP से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास जब हम बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे तो सेम हम हायर पावर्स को निगलेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास जो बचेगा वो क्या होगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा जी और इधर 1 प्लस माइनस पी डेल्टा ए ओवर ए। तो यहाँ पे 1 और ये 1 आपस में कैंसिल हो गए हैं। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया है डेल्टा जी ओवर जी विच इज इक्वल टू पी टाइम डेल्टा ए ओवर ए, जो कि क्या हमें बता रहा है कि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन z इज इक्वल टू p टाइम द फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन z। p जो है यहाँ पे पावर फैक्टर है। हम इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। इन द कैलकुलेशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस r 2.25 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर बाय यूजिंग v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। हमारे पास स्फीयर का वॉल्यूम जो है वो 4/3 पाई r क्यूब है और हमने जो रेडियस मेजर किया है स्फीयर का दैट इज 2.25 और उसकी अनसर्टेनिटी जो कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है 0.01 है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये वैल्यू पुट करके इस फॉर्मूला में हम वॉल्यूम की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमारे पास ये 47.689 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब हमने ये देखना है कि इसके अंदर अनसर्टेनिटी कितनी एग्जिस्ट करेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर क्यूब कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास इस रूल के मुताबिक क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर। तो जब हम इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास जो आर क्यूब की परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आती है वो है 1.2%। अब हम क्या करेंगे कि अपने वॉल्यूम का 1.2% कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारे पास वॉल्यूम में एग्जिस्ट करने वाली जो है वो अनसर्टेनिटी आ जाएगी। अब गौर करें कि यहाँ पे हमने 4/3 पाई को जस्ट कंसीडर नहीं किया अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट करने के लिए, इसलिए कि ये हमारा एक कांस्टेंट फैक्टर है। तो कांस्टेंट में अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट
नहीं करती। तो जो अनसर्टेनिटी आर क्यूब की होगी वही अनसर्टेनिटी वी की होगी, क्योंकि वी की अनसर्टेनिटी आर क्यूब के ऊपर डिपेंड कर रही है और किसी फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। तो हमारे पास जो वॉल्यूम आ जाएगा दैट विल बी 47.7 प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर क्यूब। इस एग्जाम्पल का भी हम अल्टरनेट मेथड देखते हैं। उसी तरह से सबसे पहले हम v की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद क्योंकि r क्यूब है मींस के अगर हमें r क्यूब की फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी निकालनी है तो वो कैसे आएगी कि r की फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यही r की जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है बराबर होगी वॉल्यूम की फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के। तो अब उसी तरह से हम इसमें वैल्यूज को पुट कर देते हैं क्योंकि सारी वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं और हमारे पास डेल्टा भी आ जाएगा 0.63 जो कि राउंड ऑफ करके हमारे पास 0.6 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो दैट इज द अनसर्टेनिटी इन आवर वॉल्यूम। तो हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा दैट विल बी 47.7 प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये था जी अल्टरनेटिव वे। नेक्स्ट है जी फॉर अनसर्टेनिटी इन द एवरेज वैल्यू ऑफ मैनी मेजरमेंट। समटाइम हम एक्सपेरिमेंट के अंदर एक ही वैल्यू को बार बार रिपीट करते हैं और उसके बाद उसकी एवरेज जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो अब उस एवरेज वैल्यू में एग्जिस्ट करने वाली अनसर्टेनिटी को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। कहते जी फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ मेजर्ड वैल्यू, फाइंड डेविएशन ऑफ ईच मेजर्ड वैल्यू फ्रॉम द एवरेज वैल्यू। यानी कि पहला स्टेप क्या है कि एवरेज निकालनी है हमने और उसके बाद हर मेजर्ड वैल्यू की डेविएशन निकालनी है एवरेज वैल्यू से, मतलब कि हमारी मेजर्ड वैल्यू में और एवरेज वैल्यू में कितना फर्क आ रहा है। द मीन डेविएशन इज द अनसर्टेनिटी इन द एवरेज वैल्यू। तो जो डेविएशन आई है उसका मीन निकाल लेंगे तो वही हमारी एवरेज वैल्यू की अनसर्टेनिटी होगी। फॉर एग्जाम्पल द 6 रीडिंग ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज टू मेजर द डायमीटर ऑफ वायर इन मिलीमीटर आर 1.20, 1.22, 1.23, 1.19, 1.22 एंड 1.21। अब हम इसका पहले एवरेज निकालते हैं तो एवरेज हमारे पास आ गया 1.21। अब हम इस एवरेज और इस मेजर्ड वैल्यूज में डिफरेंस निकालेंगे जो कि हमारी डेविएशन कहलाएगी। तो डेविएशन ऑफ द रीडिंग विच आर द डिफरेंस विदाउट रिगार्ड टू द साइन बिटवीन ईच रीडिंग एंड एवरेज वैल्यू आर 0.001, सॉरी 0.01, 0.01, 0.02, 0.02, 0.01 एंड 0। यानी कि जब हमने डेविएशन निकालनी है तो हमने साइन को कंसीडर नहीं करना, जस्ट दो वैल्यूज का डिफरेंस निकालना है। तो फिर ये जो आपकी डेविएशंस आई हैं इन तमाम को ऐड करके नंबर ऑफ रीडिंग से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास मीन डेविएशन आ जाएगी और यही हमारी एवरेज वैल्यू की अनसर्टेनिटी होगी, जिसको हम कुछ यूं लिख सकते हैं 1.21 प्लस माइनस 0.01 मिलीमीटर। नेक्स्ट रूल है जी हमारा फॉर अनसर्टेनिटी इन अ टाइमिंग एक्सपेरिमेंट। अब टाइमिंग एक्सपेरिमेंट से क्या मुराद है कि समटाइम जैसा कि एक सिंपल पेंडुलम है या स्प्रिंग मैथ सिस्टम है उसमें हम उसकी टाइम पीरियड की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं और उस टाइम पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए हम नंबर ऑफ वाइब्रेशन का टाइम जो है वो नोट करते हैं और फिर उसके बाद उस टाइम को नंबर ऑफ वाइब्रेशन से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास टाइम पीरियड आ जाता है। वो जो टाइम पीरियड आता है उसमें पाई जाने वाली जो अनसर्टेनिटी है वो कितनी होगी और उसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो हम इस रूल में देखेंगे। द अनसर्टेनिटी इन द टाइम पीरियड of a vibrating body is found by dividing the least count of the timing device by the number of vibration। मतलब सिंपल है कि जिस इंस्ट्रूमेंट से आप टाइम मेजर कर रहे हैं उसके लीज काउंट को नंबर ऑफ वाइब्रेशन से डिवाइड कर दें तो आपके पास उसके टाइम पीरियड में पाई जाने वाली अनसर्टेनिटी आ जाएगी। किस तरह से, इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। कहते द टाइम ऑफ 30 वाइब्रेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम रिकॉर्डेड बाय अ स्टॉपवॉच accurate up to 1/10 of a second is 54.6 second. The period t will be equal to 54.6 divided by 30 जो कि 1.82 सेकेंड आ गया। मतलब कि हमने 30 वाइब्रेशन का टाइम नोट किया और हमने टाइम पीरियड निकालने के लिए उस 30 वाइब्रेशन के टाइम को नंबर ऑफ वाइब्रेशन से डिवाइड किया तो हमारे पास टाइम पीरियड आ गया। अब इस टाइम पीरियड में पाई जाने वाली अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करने के लिए हम इस स्टॉप वॉच
कि लीस्ट काउंट को नंबर ऑफ वाइब्रेशन से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास अनसर्टेनिटी आ जाएगी इस टाइम पीरियड की। Thus, period t is quoted as t is equal to 1.82 plus minus 0.001 second. Hence, it is advisable to count large number of swing to reduce the timing uncertainty. अब जितनी ज्यादा वाइब्रेशन का टाइम नोट करेंगे उतनी ही अनसर्टेनिटी आपके टाइमिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर कम होती जाएगी। अच्छा जी, हमने रूल्स जो है वो सारे वो पढ़ लिए। अब हम देखते हैं कि अगर किसी एग्जाम्पल के अंदर हमें जो है वो मल्टीपल रूल्स को अप्लाई करना हो तो वो किस तरह से करेंगे। हाँ जी, मिक्सचर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड यानी कि ये सारी चीजें अगर हमें एक ही फॉर्मूला के अंदर मिल जाएं तो सारे ऑपरेशन को हम किस तरह से टैकल करेंगे। इफ z is a function which involves several terms added or subtracted, we must apply the above rules carefully. This is best explained by means of an example. Let's say कि हमारे पास एक मेजर्ड वैल्यू है 4.52 जो कि w, जबकि दूसरी x, जबकि तीसरी y। हमें जो मालूम करना है, कहता है जी फाइंड z विच इज इक्वल टू wx प्लस वाई स्क्वायर। मतलब क्या हो रहा है कि ये मल्टीप्लाई भी हो रहा है और पावर फैक्टर भी आ रहा है और ये एडिशन भी हो रही है। तो अब हम किस तरह से इसको हैंडल करेंगे। फर्स्ट वी कंप्यूट v विच इज इक्वल टू w इंटू एक्स, यानी कि हमने w इंटू एक्स को v कह दिया, तो पहले हम v को कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हम v की वैल्यू को, उसके लिए हम w की वैल्यू को और x की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास v आ जाएगा। और इसी तरह से u जो कि y स्क्वायर के बराबर है, u को कैलकुलेट कर लेंगे तो u हमारे पास आ जाएगा 9। और इसके बाद हमने z कैलकुलेट करना है जो कि v प्लस u के बराबर होगा, जो कि हमारे पास आ जाता है 18.04। अब हम कैलकुलेट करेंगे अनसर्टेनिटीज। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं अनसर्टेनिटीज इन v। v की अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि w और x की फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करने के बाद हमें ऐड करना होगा, तो वो v की फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि वैल्यूज हमारे पास जो मौजूद हैं वो पुट कर रहे हैं। v की वैल्यू मौजूद है जो कि हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, डेल्टा w मौजूद है, w मौजूद है, डेल्टा x मौजूद है, x मौजूद है। तो डेल्टा v कैलकुलेट करने के लिए हम इन दोनों का पहले सोल्यूशन करेंगे और इसके बाद इस डिनोमिनेटर को इधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो है वो डेल्टा v आ जाएगा। अब हमारे पास जो v आएगा वो 9.04 प्लस माइनस 0.94 आ जाएगा। तो दैट इज द अनसर्टेनिटी इन v। अब इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे अनसर्टेनिटी इन u। अब डेल्टा u ओवर u इज इक्वल टू 2 टाइम डेल्टा y ओवर y, क्योंकि ये पावर फैक्टर था तो इन दैट केस हमें यहाँ से डेल्टा u कैलकुलेट करना है। u हमारे पास मौजूद है और डेल्टा y हमारे पास मौजूद है और y भी हमने कैलकुलेट, बल्कि y भी हमें गिवन है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 0.40 आ जाता है और 9 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो 3.64 आ जाएगा। अब हम कैलकुलेट करेंगे z को, जिसमें क्या है कि v और u दोनों ऐड हो रहे हैं। तो v और u जब दोनों ऐड हो रहे हैं तो सिंपल इनकी जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज हैं वो ऐड अप हो जाएंगी। तो डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा v प्लस डेल्टा u। तो हमारे पास जो है वो z की जो है वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ गई। तो अब हमारे पास जो z आ गया 18.04 प्लस माइनस 4.54। तो हमने आसानी के साथ जो है वो इन मल्टीपल टास्क को जो है वो हैंडल कर लिया। तो इस तरह से हम इन रूल्स का इस्तेमाल करते हुए किसी भी कैलकुलेशन में फाइनल रिजल्ट की अनसर्टेनिटी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि लेक्चर आपको समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आइंदा आने वाली हर वीडियो को हासिल करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।